वेलकम टू बालाजी आर एस। हम कॉलेज प्रोफेसर कोर्स में अब जो है पेपर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को लेंगे। ये आपकी क्लास फर्स्ट है। कोशिश करेंगे इसको 10 से 11 क्लासेस में ख़त्म करें। और आज की क्लास में जो है हम ये सिविलाइजेशन वाला टॉपिक, जो सभ्यता वाला टॉपिक है, जिसमें खासकर 3 सभ्यता दे रखी है, निम्बाहेड़ा, बागोर और मांडिया। मांडिया या मांडपिया, इन 3 सभ्यता को देखेंगे। और फिर जो ये दूसरा टॉपिक है मेजर डायनेस्टी, इसमें जो है मेवाड़ सभ्यता को लेंगे। मेवाड़ डायनेस्टी को लेंगे हम। और इसमें जो है जो मेन मेन इसके राजा हैं, रूलर हैं, उनकी कल्चरल अचीवमेंट और उनकी जो पॉलिटिकल थी, जो मुस्लिम रूलर पावर से अगेंस्ट उन्होंने जो है कई संधियाँ करी थी, कई कन्वेंशन करे थे, कई मीटिंग करी थी, उसको जो है हम देखेंगे। और जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और सिलेबस में 6 राजाओं का स्पेशल रेफरेंस दिया गया है कि इनको अच्छे से पढ़ना है। तो आज की क्लास में जो है रतन सिंह जी, हमीर और महाराणा प्रताप जी, ये 3 तो हम जो है इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और अगली क्लास में कानड़ देव जी और मालदेव और चंद्रसेन, ये 3 को कंप्लीट करेंगे। ये 2 टॉपिक जो है अगले एक दो क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार आप सिलेबस भी देख लो। फिर अगली क्लास में जो है भक्ति मूवमेंट में जो मीराबाई है, दादू दयाल जी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी है, इन तीनों को जो है हम देखेंगे। और साथ साथ जो है ये संत दे रखे हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, धन्ना, पीपा, हरिदास, रायदास, जसनाथ एंड अदर सेक्ट, जो दूसरे सेक्ट हैं, इनको भी हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद जो है जो राजस्थान की जो लोक देवी और लोक देवताएं हैं, उनको देखेंगे क्लास में अगली। और सिलेबस में आगे दे रखा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है राजस्थान की 1857 की क्रांति हमें करनी है, किसान और जनजाति आंदोलन करना है, प्रजामंडल देखना है हमें। और फिर महिलाओं का जो सोशल, जो सामाजिक और राजनीति का जो जन जागरण हुआ था, जो उसमें जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, उन महिलाओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कल्चर में हमें फेयर्स एंड फेस्टिवल दे रखा है, त्यौहार और मेले अपने। और पेंटिंग दे रखी है, फोक टेल गाथाएं हैं, राजस्थान के लोकगीत, लोक डांस, लोक नृत्य हो गया, लोक गान हो गया, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में। और महिलाओं की जो, खासकर महिलाओं के ड्रेस और ऑर्नामेंट, जो आभूषण पहनती हैं वो, और हैंडीक्राफ्ट, इनको देखना है हमें। और फिर जो राजस्थान की लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसकी लिपि, जैसे मुंडिया मुड़िया मुड़िया लिपि हुई, देवनागरी हुई, इनको हम देखेंगे। और उसके बाद ही इससे रिलेटेड टॉपिक है राजस्थान में जो कई सारे जो लेखक हुए हैं और उनकी किताबें, इनको इन कैटेगरी में बांट के या एक साथ जो है एक लिस्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे। राजस्थान की टूरिज्म से रिलेटेड जो जितने भी राजस्थान में मेन मेन देखने लायक बड़े बड़े हेरिटेज है, उनको करेंगे हम। और टूरिज्म पॉलिसी और विजन को देखेंगे हम। अ, ये क्लास स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्लास को। इसमें पहले हम जो है सभ्यताएं को देख लेते हैं। पहली सभ्यता है बागोर। इसकी हमें जो पहले है, इसको इसी तरह से हमें याद करना है कि ये सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है इसको। और कोठारी नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी है। तो बागोर भीलवाड़ा, कोठारी नदी और बनास नदी, तो दोनों में से क्या कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो कोठारी नदी आ जाए या बनास नदी आ जाए। खासकर जो है अगर आने की चांसेस होते हैं कोठारी, क्योंकि मेन नदी तो यही है और ये आगे जाके बनास में मिलती है। फिर इसको खोजने वाले हैं इसका जो खुदाई करने वाले हैं वीरेंद्र नाथ मिश्र। हमें जो तीनों सभ्यता दे रखी है, तीनों की जो खुदाई करता है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र जी है। और यहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिले हैं, एक तो पशुपालन का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है हमें। पाषाण युग के उपकरण मिले हैं। भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन जो निवास स्थल है वो यही है। भारत का मध्य पाषाण कालीन सबसे बड़ा निवास स्थल, जहाँ पे लोग रहते थे। तो यहाँ से जो है लौह युग के भी साक्ष्य मिले हैं हमें।
हमने क्या क्या पढ़ा? बागोर भीलवाड़ा, कोठारी नदी, वीरेंद्रनाथ मिश्र, पशुपालन का सबसे बड़ा सबसे पुराना स्थल, और साक्ष्य यहाँ मिले हैं। भारत की सबसे बड़ी मध्य पाषाण कालीन निवास स्थल, पाषाण युग के उपकरण मिले हैं यहाँ पे, और लौह युग के साक्ष्य मिले हैं। अगली सभ्यता है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा हमें पता ही है कि चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में ये कदमली जो रिवर है, कदमली रिवर बहती है, उसके उसके समीप ही ये सभ्यता है। और जो कदमली रिवर है ये गंभीरी नदी की सहायक नदी है। ऐसे याद कर लोगे, कदम के नीचे नींबू, निम्बा नींबू, कैसे भी याद कर लो इसको आप। याद करने के लिए है। और वीरेंद्रनाथ मिश्र तो हमें पता ही है। साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ पे? माइक्रोलिथ उद्योग मिला है यहाँ पे। माइक्रोलिथ उद्योग का साक्ष्य का मतलब कि जो छोटे छोटे भाटे होते हैं उनका यूज करके जो है कुछ तो शिकार शिकार करने के लिए हथियार बनाते हैं, और कुछ जो है पेंटिंग करने के लिए जो दीवार को खरोचने के लिए जो उपकरण बनाते हैं। तो इसका जो है पूरा उद्योग यहाँ पे बना हुआ है। और यह इनको जो यहाँ पे कार्यशाला भी बनी हुई है। किससे रिलेटेड है? पेंटिंग से ज़्यादा सिखाते होंगे यहाँ पे। तो इसका एक सबसे बड़ा साक्ष्य है धारेश्वर झरने के पास जो है रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। ये रिसेंट न्यूज़ में आया था ये कि निम्बाहेड़ा के में धारेश्वर झरना बहता है। उस झरने के पास जो है रॉक पेंटिंग के जो है साक्ष्य मिले हैं। और ये रॉक पेंटिंग है ये एमपी के जो भीमबेटका की केव है उसमें जो पेंटिंग करी गई है उसके समकक्ष है ये। और ये जो पेंटिंग है ये मध्य पाषाण युग से लेकर हड़प्पा काल तक के पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। तो ये पूछ सकता है धारेश्वर झरना के पास रॉक पेंटिंग है, ये कौन सी सभ्यता से? निम्बाहेड़ा है। किससे रिलेटेड है? समकक्ष है, ये भीमबेटका है। माइक्रोलिथ उद्योग है, पत्थर बाटों के उद्योग है यहाँ पे। वीरेंद्रनाथ मिश्र खोज करता है, चित्तौड़गढ़ में ये है। कदमली रिवर के पास जो है निम्बाहेड़ा सभ्यता है, और ये कदमली रिवर जो है ये गंभीरी नदी की सहायक नदी है। अगला है मांड्या और मंडपिया सभ्यता। मांड्या मंडपिया ये भीलवाड़ा में है। मांड्या को मांडल जैसा ऐसे याद कर लो, मंडपिया तो भीलवाड़ा में है ही, तो इसको वैसे याद कर लो। भीलवाड़ा में है और ये बनास नदी के किनारे पर है। तो खोजने वाले भी वीरेंद्रनाथ मिश्र जी है। तो यहाँ भी वही बाटों वाले जो सिस्टम है ये यहाँ पे भी मिले हुए हैं। जो बाटे औजार के रूप में यूज़ होते हैं या किसी काम के लिए होते हैं। तो यहाँ पे खास बात है कि यहाँ के बाटे नुकीले हैं, ब्लेड जैसा इनको शेप दिया गया है, आगे से नुकीला बनाया गया है, धारदार। तो ये यहाँ पे इसकी खास बात है। और एक और खोज है 2017 में हुई है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये बागोर जो सभ्यता है हम जो हमारी जो सिलेबस में है इसके पास ही 2017 में ये खोज हुई थी कि मंडोल जो बिजोलिया है भीलवाड़ा में, उसमें जो एक मंडोल जगह है यहाँ पे भी ये कुछ भाटे ऐसे माइक्रोलिथ मिले हैं जो पूरा मध्य पाषाण और काल के। तो इसीलिए इसको जो है इसको याद रख लेना कि बागोर, इसको क्या है कि अगर मंडोल सभ्यता की तरह नहीं पढ़ा गया तो हो सकता है कि इसको बागोर सभ्यता का ही एक हिस्सा मान के सवाल पूछा जा सकता है इसमें। तो मंडोल है, मंडोल से मांडलगढ़, मंडोल ऐसे याद कर लो, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है ही। तो मंडोल बिजोलिया के पास भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ आपका जो है ये सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आज का सेकंड टॉपिक लेते हैं। राजस्थान के जो राजपूत रूलर है वो, और उनके जो कल्चरल अचीवमेंट है, सांस्कृतिक जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी थी उनके, और उनके जो कोर्ट में जो काम करने वाले जो अलग अलग लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और अगर आपको अगर ये सिलेबस को अगर ढंग से कंप्लीट करना है तो इसको पहले तो जो है अब ये 6 जो आपके राजा हैं, जैसे जरातन सिंह जी हुए, हमीर हुए, कानड़देव है, मालदेव हुए, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप जी, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। मेन तो ये है
फिर उसके बाद जो है 1000 से लेकर 1800 के बीच में जितने भी राजा हुए हैं उनकी कल्चरल और पॉलिटिकल जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी है, पॉलिटिकल में भी खास करके जो मुस्लिम पावर है, मुस्लिम रूलर है, जो आप पता है दिल्ली में भी थे और गुजरात में भी थे, तो उनके लिए उनसे उनसे जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो जीता, और जीतने के बाद जो उन्होंने बनाया, जो अपना राज्य बनाया और जो उपलब्धियां हासिल करी, उसके बारे में हमें जो है इस क्लास में देखना है। हमें इस क्लास में हम जो है मेवाड़ रियासत को अच्छे से समझेंगे। उसमें लगभग जो है सारे ही राजा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें हम जो है रतन सिंह जी, हमीर और महाराणा प्रताप जी, ये 3 राजाओं को इस क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में बचे हुए 3 को, और जो मेन जो बाकी और राजा है, क्योंकि इसमें मेजर डायनेस्टी और उसके रूलर बोला है, खासकर भले ही 6 है लेकिन बाकियों को भी थोड़ा बहुत देखना होगा हमें, जिन्होंने कुछ कुछ भी अगर कल्चरल अचीवमेंट या पावर से कुछ संघर्ष करके कुछ रिजल्ट प्राप्त किया हो, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो मेवाड़ पढ़ लेते हैं। तो मेवाड़ के तो पहले मेन जो है, ये संस्थापक है गोहिल, गोहिल या गोहिलादित्य। इन्होंने जो है मेवाड़ की जो है संस्थापना करी है। संस्थापक है 1566 एडी में इन्होंने करा था। और इनके बारे में खास बात यह है कि जो आगरा है, आगरा से हमें जो है 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं 1870-69 के बीच में जब खुदाई हो रही थी, तब 2000 चांदी के सिक्के मिले थे आगरा से। तो अगर सवाल आ जाए कि आगरा से जो चांदी के सिक्के मिले हैं, ये कल्चरल अचीवमेंट ही है, क्योंकि चांदी के सिक्के भी इन्होंने बनाने, उस टाइम पे चांदी के सिक्के चलते थे, और 2-2 हज़ार अगर आगरा से मिल रहे हैं तो इनका व्यापार आप समझ सकते हो कि कहाँ तक फैल गया था। फिर इनके बाद जो है बप्पा रावल आए थे। इनकी भी उपलब्धियां बहुत है। इनको जो है इनका असली नाम जो है बप्पा रावल जी का कालभोज नाम था। और इनके जो गुरु थे हरित ऋषि थे, हरित ऋषि के शिष्य थे। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है नागदा को कैपिटल बनाया। नागदा उदयपुर में ही है, और ये जो है उस समय पहले उदयपुर नहीं था, लेकिन उस एरिया को जो है नागदा, वहाँ पे ये इन्होंने राजधानी बनाई। और इसी नागदा में जो है एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी का टेम्पल है, ये इन्होंने बनाया था। ये कैलाशपुरी नागदा में ये मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये टेम्पल बनाया था। और इन्होंने जो है, इनकी एक उपलब्धि ये है कि इन्होंने जो है चित्तौड़ को हासिल किया था मान मौर्य को हरा के। और यह मान मौर्य को हरा के इन्होंने जो है चित्तौड़ को प्राप्त किया था। तो ये अगर शुरुआत में चित्तौड़ किनके पास आया था, बप्पा रावल जी के पास आया था। और ये हमें कहाँ से मिलता है, राज प्रशस्ति से। राज प्रशस्ति किसकी है, राज सिंह जी की है, जो इनके ही आगे आने वाले जो है पीढ़ी में आएंगे राज सिंह जी, उनकी एक प्रशस्ति है। वहाँ लिखा हुआ है कि बप्पा रावल जी ने जो है मान मौर्य से ये चित्तौड़ को ले लिया था लड़ाई लड़के। फिर ये एकलिंग जी का मंदिर तो हो ही गया। और एकलिंग जी का मंदिर स्थापित करने के बाद इन्होंने जो है खुद को एकलिंग जी का दीवान घोषित कर लिया खुद को। ये आज से जो मैं और मेरे आने वाले वंशज जो है एकलिंग जी के दीवान बन के मेवाड़ रियासत को चलाएंगे, संभालेंगे। और इनका जो कुछ उपाधि दी गई है, एक तो हिंदुआ सूरज और एक राजगुरु। तो हिंदुआ सूरज इनको कहा जाता है, राजगुरु इनको कहा जाता है। तो इन्होंने क्या क्या किया, पहले तो इनके गुरु है हरित ऋषि, ये पूछा जाता है। इन्होंने सबसे पहले पहली कैपिटल जो है इनकी मेवाड़ की, वो नागदा है। फिर धीरे धीरे जो है चेंज होती रहेगी, लगभग 4 कैपिटल बनती है। पहले नागदा है, फिर इन्होंने जो है चित्तौड़ को हासिल किया। फिर उसके बाद एकलिंग जी का इन्होंने मंदिर बनाया कैलाशपुरी, उदयपुर में नागदा के पास। नागदा में ही है, कैलाशपुरी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। फिर खुद को जो है एकलिंग जी को दीवान कहते थे। और हिंदुआ सूरज और राजगुरु इनके टाइटल है, उपाधि है। फिर इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट देखें तो इन्होंने जो है अफगानिस्तान में जो गजनी, हमको पता है कि एक जगह का नाम है, वहाँ का जो शासक था सलीम, इन्होंने उनको हरा दिया था। जब ये वहाँ पे जा रहे थे इस अफगानिस्तान में गजनी से लड़ने के लिए, उनसे करने के लिए, तब रास्ते में ये जो एक पाकिस्तान की एक जगह पे रुके थे, इन्होंने अपना डेरा लगाया था। तो उस डेरे के जो है उनके जो लोकल लोग आते थे कि ना, कहते थे कि कौन आए हैं, रावल आए हैं। तो इसको रावलपिंडी है, रावलपिंडी रावलपिंडी ऐसे करके, जो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी जगह है वो बप्पा रावल जी के नाम पे ही है, पाकिस्तान के रावलपिंडी। यहाँ पे ये रुके थे। फिर इसके बाद जो है गजनी अफगानिस्तान में जो इनके शासक है सलीम, इनको वहाँ पे हरा के फिर ये आए थे।
अगले इनके बाद आते हैं अल्लट। अल्लट इनका जो असली नाम था वो आलू रावल था। और ये रावल से आपको बता दें कि ना, शुरुआत में जो ये जो है शासक, ये रावल रावल लगाते थे अपने नाम के आगे, राणा फिर बाद में लगेगा। अब इन्होंने, इनकी उपलब्धि क्या है, इन्होंने जो है, अब उन्होंने तो, बप्पा रावल जी ने तो नागदा को कैपिटल बनाया था, इन्होंने जो है एक और कैपिटल बना दी आहड़। आहड़ जो उदयपुर में है, उसको जो है मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई। एक वराह टेम्पल बनाया इन्होंने, विष्णु का जो है वराह टेम्पल बनाया। और ये फर्स्ट थे जिन्होंने मेवाड़ में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो राजशाही है, जो नीचे उनके काम करने वाले हैं अधिकारी, उनको एक सीक्वेंस में इन्होंने जो है एक पूरा प्रशासनिक विभाग जैसा बना दिया था इन्होंने। ये पहले थे जिन्होंने जो है एक अच्छी तरह का एक प्रशासनिक ढांचा जो है मेवाड़ रियासत में इन्होंने बनाया। ये पहले थे, इन्होंने जो है एक हूण प्रिंसेस से शादी करी थी। ये पहले इन्होंने जो है विदेशी लड़की से जो है शादी करी थी, हूण प्रिंस हरिया देवी। और इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, सारणेश्वर प्रशस्ति है उदयपुर में, सारणेश्वर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे सारणेश्वर प्रशस्ति लगी हुई है। उस प्रशस्ति में जो है इनके बारे में और वराह टेम्पल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर सवाल आ जाए सारणेश्वर प्रशस्ति कहाँ पर है, उदयपुर में है, और इनके बारे में जानकारी मिलती है, अल्लट या आलू रावल जी के बारे में पता चलता है, और वराह टेम्पल इन्होंने जो बनाया था इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इन्होंने क्या किया, आहड़ को कैपिटल बनाया और प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, और एक हूण प्रिंसेस से इन्होंने शादी करी, हरिया देवी। अगले थे इसके बाद जैत्र सिंह। जैत्र सिंह इन्होंने जो है बैटल ऑफ भूताला लड़ा था। इन्होंने जो है इल्तुतमिश, उस समय दिल्ली में जो शासन कर रहे थे इल्तुतमिश, इनको इन्होंने हरा दिया था बैटल ऑफ भूताला। भूताला में इल्तुतमिश को हराया था, या इल्तु भूत, ऐसे कैसे भी याद करो, इल्तु भूत है। और जैतर सिंह ने अपना जतरा लेके वहां गए और इल्तुतमिश को हरा दिया। किसी भी तरह से जो है इसको कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं, 1227 में हुआ था। इल्तुतमिश जब हार गया, तब उसकी सेना जब वो वहां से हार के जब रिटर्न हो रही थी, जा रही थी वापस, तो रास्ते में जब नागदा उनको ये शहर मिला, तो वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा उत्पात बनाया, आगजनी करी, लगभग उस नागदा शहर को पूरा जो है बर्बाद कर दिया था इन्होंने। इस वजह से इन्होंने जो है चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। पहली नागदा थी, दूसरी कौन सी थी, आहड़ थी, तीसरी इन्होंने फिर जैत्र सिंह ने जो है अपना जतरा चित्तौड़ में ले गए। वहां पे जो है इन्होंने किले के अंदर, जो किले की आपने देखा होगा, अगर आप चित्तौड़ किले में गए हो तो पता है कि उसकी बाउंड्री किस हिसाब से बनी है, उसके ऊपर कब्जा करना आसान नहीं है। तो इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे लोगों को ले गए और वहां पे उनको राजधानी बना ली। और इस लड़ाई के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जैत्र सिंह में जो एक जय सिंह सूरी करके आगे आए थे, ये गुजरात के जो है लेखक थे। इन्होंने हमीर मदमर्दन नाम की किताब लिखी है, हमीर मदमर्दन। तो इसमें जो है इस लड़ाई के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसमें जो हमीर है, ये हमीर जो इल्तुतमिश को कहा गया है कि इल्तुतमिश का मदमर्दन किया गया है, जो ये मद में चूर थे उनको मर्दन किया गया, हमीर इल्तुतमिश। तो ये किसने लिखा है, जय सिंह सूरी। और कहाँ के थे, गुजरात के थे। कैपिटल किसको बनाया इन्होंने, चित्तौड़ को। बैटल ऑफ भूताला इल्तुतमिश। और जाते वक्त इन्होंने कौन सा शहर बर्बाद किया था, नागदा। तो ये है जैत्र सिंह के बारे में। अब हमारे जो है पहले इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे, रतन सिंह जी। 6 राजाओं में से एक इनका भी नाम है रतन सिंह। तो रावल शाखा के थे। इस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1303 में। आपको डेट याद रखनी है, ईयर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में आक्रमण किया था। तो इस समय जब ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई थी, तब ये मेवाड़ में जो है पहला साका हुआ था। साका क्या होता है, एक तो इसमें जौहर होता है और एक जो है केसरिया होता है। जौहर की अग्नि में जो वहाँ की जो महिलाएं होती थी, वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने आप को जो है जौहर में अपने आप को झोंक देती थी। और केसरिया में जो जितने भी उस किले में उस जगह पे जितने भी आदमी हैं, वो बाहर जाके अपने जो दुश्मनों के साथ लड़के अपने लड़के मृत्यु को प्राप्त होने की इच्छा से ही आगे जाके लड़ जाते थे उनसे।
इसको केसरिया कहते थे। केसरिया साफा पहनते हैं, सब पता ही है, हम केसरिया साफा पहन के जाते थे कि आज जो है अब या तो जीत के आएंगे या मर के आएंगे। तो मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था ये। तो इसको किया था रानी पद्मिनी ने जौहर, अपनी जो जितनी भी वहाँ महिलाएं थी उनको लेके, और केसरिया करने वाले थे स्वयं रतन सिंह जी, और इनके साथ जो इनका साथ दिया था गोरा और बादल करके दो इनके जनरल थे, आर्मी के चीफ थे। तो इन्होंने, तो रतन सिंह जी और गोरा और बादल, इस बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अमीर खसरो की जो एक किताब है खजाइन उल फुतूह, तो उसमें जो है इस पहले साखे के और इस चित्तौड़ में जो आक्रमण किया इन्होंने, इसके बारे में जानकारी मिलती है। खजाइन उल फुतूह, इसको तारीख इलाही भी कहते हैं, अमीर खुसरो की किताब है। ऐसा याद कर लो कि ये चित्तौड़ में जो किला है, किले में जो खजाना दबा था, उस खजाने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर लिया। तो खजाइन से जो है खिलजी, खजाइन खिलजी, खिलजी से रतन सिंह का और ये पहला साका, और आमिर खुसरो तो नाम याद रह जाएगा। और फिर जैसे ही चित्तौड़ पे उन्होंने कब्जा किया, तो पहले तो इन्होंने इसका नाम चेंज किया, खिजराबाद किया। खिजराबाद क्यों किया? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इनके बेटे का नाम था खिजर खान। खिजर खान के नाम पे इसको खिजराबाद किया। और खिजर खान जो है अगले कुछ सालों तक जो है 8-9 सालों तक जो है यहाँ पे रहकर इस चित्तौड़ पे जो है प्रशासन करेगा अपना 1311 तक। तो जैसे ही खिजर खान जो है यहाँ से हटता है, तो फिर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो जालोर का है मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा, इनको इनको जो है यहाँ का प्रशासन दे देता है, जालोर के राजा को। ये जालोर पे भी आक्रमण करते हैं, और वहाँ पे जो है इन्होंने मालदेव सोनगरा को बिठाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इनको जो है जालोर के साथ साथ जो है ये चित्तौड़ का किला भी संभालने के लिए दे देते हैं। फिर एक है पद्मावत, जो एक तो इस सब के बारे में, एक तो अमीर खुसरो की किताब हो गई, दूसरी किताब है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी 1540, ये अकबर के टाइम में था, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो किताब है इन्होंने लिखी थी। और एक जो है गोरा बादल की चौपाई, हेमरतन सूरी ने लिखा था। हेमरतन सूरी की जो गोरा बादल की चौपाई है, इसमें भी जो गोरा बादल के बारे में जो वर्णन है और इस लड़ाई के बारे में वर्णन है। तो 3 किताबें हो गई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये तो आमिर खुसरो हो गए, आमिर खुसरो की कौन सा खजाइन फतूह हो गया। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, और हेमरत्न सूरी के गोरा बादल की चौपाई। ऐसे याद कर लो कि ना, 2 रत्न है, गोरा बादल और है रत्न से हेमरत्न, इन्होंने जो है जो चित्तौड़ के 2 रत्न थे गोरा बादल, इनकी चौपाई लिखी है इन्होंने। आप याद कर सकते हो इसको, खिजराबाद इसका नाम रखा था। बाकी रानी पद्मिनी ने जौहर किया, और रतन सिंह और गोरा बादल जी ने केसरिया किया था। एक बार अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। गोहिल मेवाड़ की जो है संस्थापक हैं, और यहाँ इनके जो 2000 चांदी के सिक्के आगरा से मिले थे। फिर बप्पा रावल, इनका दूसरा नाम कालभोज है, और ये हरित ऋषि के शिष्य थे। नागदा को इन्होंने राजधानी बनाई। मान मौर्य से इन्होंने चित्तौड़ जीता। एकलिंग जी का टेम्पल कैलाशपुरी में बनाया, और खुद को एकलिंग जी के दीवान कहते थे। हिंदुआ सूरज इनका उपाधि है, राजगुरु इनकी उपाधि है। ये अफगानिस्तान में जो गजनी जगह है, वहाँ पे जो इनके शासक थे सलीम, इनको हराया इन्होंने। रास्ते में आते हुए इन्होंने रावलपिंडी शहर बसाया। फिर अल्लट आए थे आलू रावल, इन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। एक वराह टेम्पल बनाया, प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, पहली बार ये थे। और इन्होंने एक हूण प्रिंसेस से शादी करी। तारनेश्वर प्रशस्ति उदयपुर में इनके बारे में और ये वराह टेम्पल के बारे में जानकारी मिलती है हमें। फिर जयद्र सिंह जो है जयद्र भूताला के युद्ध में जो है इल्तुतमिश को हराते हैं। जाते वक्त इल्तुतमिश की सेना नागदा को डिस्ट्रॉय करती है, बर्बाद कर देती है, और इसकी वजह से इन्होंने जो चित्तौड़ को राजधानी बनाई। और इस सब के बारे में जानकारी हमें जय से याद कर लेना, जय सिंह सूरी की हमीर मद मर्दन की किताब में से हमें जानकारी मिलती है। फिर हमें रावल रतन सिंह जी के बारे में पढ़ा। इन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया, तो इन्होंने पहला शाखा किया था। शाखा में जौहर जो है पद्मिनी रानी पद्मिनी जी ने किया, केसरिया जो है रतन सिंह जी और गोरा बादल जी ने कराया था। और इनके बारे में जानकारी हमें
अमीर खुसरो की खजाइन उल फितूर किताब में, या तारीख इलाही, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, गोरा बादल चौपाई, हेमरतन सूरी के। और जब ये कब्जा होने के बाद जो है, पहले तो ये खिजराबाद इसका नाम चेंज किया गया क्योंकि इनके बेटे का नाम खिजर खान था, और उनको अगले 7-8 साल तक जो है संभालने के लिए दे दिया। फिर उसके बाद जो है मालदेव सोनगरा जालोर के, मालदेव सोनगरा को जो है चित्तौड़ दे दिया गया संभालने के लिए। अगले इंपॉर्टेंट राजा दूसरे थे, 6 में से दूसरे हैं हमीर सिसोदिया। तो जैसे ही चित्तौड़ पे ये इनका हो गया, फिर जो है ये सिसोदिया, सिसोदा राजतमंद के जो है सामंत थे। मेन तो राजा होता है, ठीक है, राजा, और उनके जो परिवार वाले होते हैं, जिनके परिवारजन होते हैं अलग अलग जो होते हैं, जैसे सिसोदा भी जो है इसी राज परिवार के ही एक थे। तो इनको क्या है, अलग अलग जो है जागीर दे दी जाती थी, और कहते थे कि आप इस एरिया पे जो है शासन करो, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखो, और कर व्यवस्था जो भी है उनको संभालो। तो जब चित्तौड़ हाथ से चला गया, तब जो है हमीर सिसोदिया जी को जो है मनाया गया। फिर ये जो है आगे जाके ये चित्तौड़ पे कब्जा करने के लिए लड़ने के लिए आते हैं। तो इन्होंने जो है मालदेव सोनगरा, तो हमने अभी पढ़ा, उनका बेटा था बनवीर सोनगरा। इन बनवीर सोनगरा को हरा के जो है ये पूरा राज्य वापस लिया, और फिर इन्होंने जो है यहाँ पहले ये कर लिया। फिर इन्होंने जो है अपने अपने नाम के आगे जो है राणा का टाइटल लगाना स्टार्ट किया। ये जो है अभी राणा क्लेन स्टार्ट होगी कि जो अपने नाम के आगे राणा लगाएंगे। पहले वाले कौन से लगाते थे, रावल लगाते थे। इनकी एक और उपलब्धि है कि इन्होंने बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली में मोहम्मद बिन तुगलक को डिफीट किया। ऐसे याद करो, सिंगोली में किसको गोली दिया, मोहम्मद बिन तुगलक को जो इन्होंने गोली दे के इन्होंने हरा दिया, अमीर सिसोदिया ने। इनकी ईष्ट देवी का नाम तो बरवड़ी है, बरवड़ी माता है। जो ये सिसोदिया क्लेन है इनकी जो है राणा क्लेन, इनकी ईष्ट देवी बरवड़ी माता है। और इनकी कुल देवी है बाण माता। ये भी याद रखना है कि सिसोदिया क्लेन में ईष्ट देवी बरवड़ी माता और कुल देवी बाण माता। इनके बारे में हम जो है लोक देवी देवता में पढ़ लेंगे। और इन्होंने फिर ये बनवीर सोनगरा को हरा दिया, मोहम्मद बिन तुगलक को भी हराया इन्होंने। इनको टाइटल खुद दे रखे हैं, एक तो विषम घाटी पंचानन। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ऐसी विषम से जब सिचुएशन आ गई थी, उस समय जो है इन्होंने मेवाड़ को फिर से बसाया, फिर से इन्होंने अपनी वही प्रशस्ति में प्रख्याति वापस लौटाई, इन्होंने ख्याति वापस लौटाई। और ये विषम घाटी पंचानन कहाँ लिखा हुआ है? कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है उसमें लिखा हुआ है। इनका एक और टाइटल है वीर राजा। ये रसिक प्रिया में जो है ये दे रखा है, वीर राजा इनका टाइटल। और इन्होंने जो है इनकी जो ईष्ट देवी है बरवड़ी माता, जिनको ये अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, इनका एक मंदिर जो है चित्तौड़ के किले में बनाया है। जैसे ही इन्होंने ये कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद जो है इन्होंने मंदिर बनाया, अन्नपूर्णा मंदिर बरवड़ी माता का। ठीक है, तो इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट ही है। हमीर जी का पहले तो ये जो मेवाड़ के उद्धारक भी है ये एक तरीके से, और राणा क्लैन की इन्होंने शुरुआत करी। विषम घाटी पंचानन का टाइटल है, वीर राजा कहते थे रसिक प्रिया में, कुंभलगढ़ प्रसिद्धि में विषम घाटी। फिर बनवीर सोनगरा को हरा के इन्होंने एक वापस अपना राज्य स्थापित किया। सिंगोली के युद्ध में जो है मोहम्मद बिन तुगलक को हराते हैं। बरवड़ी माता इनकी इष्ट देवी है, बाण माता इनकी कुल देवी है। ऐसे 2-3 बार हम बार बार बोलते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, ताकि ये आपको जो है रट जाए। अगले इनके बाद जो है राणा लाखा आते हैं। इनका असली नाम, ओरिजिनल नाम है लक्ष्य सिंह। तो इनके टाइम में जो है एक जावर में, आप हमें पता है कि सिल्वर की चांदी की खान है, तो ये इनके टाइम पे ही ये काम शुरू हुआ था, खुदाई। उदयपुर में जो जावर है वहाँ पे इन्होंने एक इनके टाइम पे एक बंजारा आया था, और उन्होंने जो है जमीन मांगी थी इनको लेक बनाने के लिए। तो राणा लखन जी ने इनको एक झील बनाने के लिए जो है इनको जमीन दी, और इन बंजारे ने जो है ना पिछोला लेक का निर्माण किया। पिछोला लेक का निर्माण किन्होंने किया? बंजारा ने। और किनकी परमिशन से? राणा लाखा की। और इसी पिछोला लेक के किनारे में जो है एक नटनी का चबूतरा भी है। इसकी स्टोरी पे नहीं जाएंगे हम, हमें पता होना चाहिए कि नटनी का चबूतरा जो है पिछोला लेक के पास है।
इस टाइम पे वो जोधपुर से एक रिश्ता आया था हंसा देवी का। वैसे आया तो वो रिश्ता इनके बेटे चुंडा के लिए था, पर राज जब वो बड़ी सभा में ये रिश्ता आया था तो राणा लखा जो है ये मान लिए कि ये रिश्ता मेरे लिए है, तो इन्होंने कहा कि बुढ़ापे में मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। इनके ऐसा बोलने से जो इनका बेटा है चुंडा, इनको लगा कि इनके पिताजी की इच्छा है इस लड़की से शादी करने की, तो फिर मैं इनसे शादी नहीं करूँगा। फिर जब हंसाबाई से पूछा गया तो जोधपुर की हंसाबाई, तो उनसे उन्होंने क्या कहा कि जब अगर हमारा कोई बेटा होगा तो आप जो है मेवाड़ का उसको ही शासक बनाओगे। जब ये बात जब उनके बेटे चुंडा को पता चली कि हंसाबाई ने जो है ऐसा एक कंडीशन रखा है, तो इन्होंने एग्री कर लिया, कहा कि मैं आजीवन जो है शादी नहीं करूंगा, राजपाट को मैं त्यागता हूँ। तो इसलिए इनको जो है भीष्म पितामह, मेवाड़ के जो भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने जो है राजपाट त्याग दिया, सब कुछ इन्होंने त्याग दिया और आगे शादी भी नहीं करी इन्होंने। इसीलिए जो फिर हंसाबाई की शादी राणा लाखा जी से हुई थी और इनका बेटा आगे राजा बनता है। तो इसके बदले में चुंडा जो थे, इनको जो है सलुम्बर का जो सलुम्बर ठिकाना है, मेवाड़ में 16 ठिकाना हुआ करते थे, उसमें से जो है ये जो सलुम्बर ठिकाना है ये सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर था। ये ठिकाना जो है चुंडा को दिया गया। और जो हरावल दस्ता होता है, हरावल दस्ता क्या होता है, जब सेना लड़ने जाती है तो जो सबसे आगे की पंक्ति में जो लड़ने वाले योद्धा होते हैं उसको हरावल दस्ता कहते थे। तो इसमें जो नेतृत्व करने का जो जो अधिकार है वो चुंडा को मिला। चुंडा और उनके जो आने वाले जो वंशज होंगे, कुछ भी होगा, तो इन्होंने फिर बाद में शादी कर ली थी, तो इनके आने वाले जो इनकी जो पीढ़ी होगी फिर वो हरावल दस्ता का अधिकारी होंगे। और भी इनको मिले थे। अब सलूमर ठिकाने का एक इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ कि पहले तो इसका जो सलूमर ठिकाने का जो होगा वो हरावल दस्ते का होगा। फिर जो राजपत्र पे अगर कुछ भी अगर लिखा जाता है तो राजा के साथ साथ जो सलूमर ठिकाने का जो सामंत होंगे उनके भी साइन किए जाते हैं। ये इतना ताकतवर इस ठिकाना था। और जब किसी राजा की ताजपोशी होती है, कोरोनेशन सेरेमनी होती है, तब जब उस राजा को जो ताज ना सलूंगर ठिकाने का जो सामंत होगा वो ही वो ताज पहना सकता है। तो इतनी बड़ी जो है इनको चुंडा को मिली थी ये। फिर इसके बाद जो है मुगल आते हैं, ये हंसाबाई और जो लाखा हैं इनके बेटे। अब इसमें जो हंसाबाई थी उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे लगने लगा कि ना चुंडा कहीं मार के या कुछ करके जो है राजपाट हटिया ना देवे। तो इस वजह से जो है चुंडा को ये बुरा लगा, तो उसने जो है वो पूरा राज्य ही छोड़ दिया और मालवा चले गए वो। तो ये सवाल पूछा जाता है कि चुंडा जब ये जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, मालवा चले जाते थे। तो इन हंसाबाई जो मुगल की माता है, हंसाबाई का जो एक भाई था रणमल, उनको जो है मुगल का संरक्षक या गार्जियन बना देते थे। ये रणमल आगे जाके इसकी भी एक स्टोरी है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगी। तो ये रणमल जो है मुगल के, क्योंकि मुगल छोटा सा ही था उस समय, फिर आगे जाके जो है जैसे जैसे बड़ा हुआ इन्होंने जो है एक हमने जो देखा था एकलिंग जी का टेम्पल जो बप्पा राव जी ने बनाया था, तो उसके आसपास जो है एक परकोटा बना लिया, मतलब बाउंड्री जैसा है ना, इन्होंने बाउंड्री का निर्माण इन्होंने ही करा है। इन्होंने समिधेश्वर टेम्पल बनाया था चित्तौड़ में। समिधेश्वर टेम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जो है रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, सॉरी, और इसको बनाने वाले थे भोज परमार। भोज परमार जी ने जो है समिधेश्वर टेम्पल बनाया था चित्तौड़ में, और इसको ही इन्होंने जो है जीर्णोद्धार या रिकंस्ट्रक्शन जो कहते हैं वो करवाया था। और समिधेश्वर टेम्पल को ही त्रिभुवन नारायण टेम्पल भी कहा जाता है। और इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, श्रृंगी ऋषि जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख मिले हैं श्रृंगी ऋषि के, उदयपुर में ही है ये, वहीं मिला था जहाँ पे, ठीक है, एकलिंग जी के पास जो उदयपुर में एकलिंग जी मंदिर बना है ना, वहीं पे श्रृंगी ऋषि का इंस्क्रिप्शन भी लगा है, कि संस्कृत भाषा में है। और यहाँ पे जो है इसमें हमीर से लेकर मुगल तक जो संस्थापक है राणा क्लैन का,
वहाँ से लेकर हमीर से लेकर मुगल तक की जानकारी मिलती है। और इसको लिखने वाले कौन थे? कविराज वाणी विलास योगेश्वर। ये जो लंबा नाम दिखेगा ना, तो इसे याद रख लेना कि श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन लिखने वाले कविराज वाणी विलास योगेश्वर थे। तो इन्होंने जो है ये लिखा था। किन की जानकारी मिलती है हमें? हमीर से लेकर मुगल तक की, संस्कृत भाषा में है क्योंकि ऋषि है, तो वैसे वैसे याद कर लो। एकलिंग जी जो मंदिर है, ये एकलिंग जी जो जगह है, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है। अब इनके पॉलिटिकल कुछ देख लेते हैं। अब इनकी जो मृत्यु का कारण ये था कि जो गुजरात के जो अहमद शाह थे, इन्होंने जो है चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1433 में। और जब ये लड़ रहे थे उस समय जो है, जो मुगल की सेना में ही कुछ लोग थे, इन्होंने जो है अहमद शाह से हाथ मिला लिया और धोखा कर दिया था। इनमें 3 नाम आते हैं, चाचा, मेरा और मेहपा पवार। ऐसे याद कर लो, चाचा, मेरा, मेहपा पवार। मेरा नाम याद कर लो कि मेरे चाचा का नाम मेहपा पवार है। ऐसे 3 आदमी में से चाचा, मेरा और मेहपा पवार है, ऐसे 3। इन्होंने जो है झीलवाड़ा राजसमंद में जो है मुगल की हत्या कर दी थी। तो झीलवाड़ा, भीलवाड़ा तो अलग है, तो झीलवाड़ा राजसमंद में है। राजसमंद वैसे भी झीलों की नगरी है, तो उस हिसाब से याद कर लो कि झील झील ही झील है राजसमंद में। राजसमंद खुद एक लेक है। तो झीलवाड़ा में जो है चाचा मेरा मेहबा पवार ने अहमद शाह के अटैक के टाइम पे जो है इन्होंने मुगल की हत्या कर दी थी। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि इनके टाइम पे चुंडा जो है मालवा चला जाता है, मेवाड़ छोड़ के। फिर एक इनका जो है मामा समझ लो, रणमल, वो मुगल का प्रोटेक्टर होता है। इन्होंने एकलिंग जी मंदिर के जो है बाउंड्री परकोटा बनाया था। समिधेश्वर टेम्पल का जो है फिर से जीर्णोद्धार रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। और समिधेश्वर टेम्पल के बनाने वाले भोज परमार है। श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन के बारे में है, हमें एकलिंग जी से पता चलता है। एकलिंग जी में श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन है, जिसमें हमीर से लेकर मुगल तक की जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इनको लिखने वाला है कविराज वाणी विलास योगेश्वर। अगले हम कुंभा के बारे में पढ़ते हैं। मुगल के मरने के बाद जो है कुंभा जो है गद्दी पे आते हैं, और रणमल को ही इनका जो है प्रोटेक्टर बनाया जाता है। पर अब जो है रणमल के जो है मन में लालच आ जाता है, तो ये क्या करते हैं कि जो चुंडा के भाई थे राघव देव, इनको मार देते हैं। इनको मारने की वजह से जो हंसा देवी है, उनको थोड़ा डर बैठ गया। तो इन्होंने क्या किया कि चुंडा को वापस बुलाया कि आ जाओ, तुम्हारे भाई को मार दिया है और मुझे रणमल पे भी थोड़ा शक हो रहा है। तो ये आते हैं। फिर यहाँ पे एक भारमती करके एक महिला का नाम आता है, जिन्होंने जो है चुंडा का हेल्प किया था। चुंडा की मदद करी थी रणमल को हटाने के लिए। ये कहानी में जाने की जरूरत नहीं है कि भारमली कौन थी, क्या थी। आपको ये पता होना चाहिए कि भारमली ने चुंडा की हेल्प करी थी रणमल को हटाने के लिए। फिर उसके बाद जो है ये रणमल जो है जोधपुर का था, तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो मंडोर पे कब्जा कर लिया जो इनको सजा देने के लिए। फिर इनका जो बेटा है जोधा, वो वहां से भाग जाता है। जो रणमल का बेटा जोधा, जिसने जोधपुर बसाया था, जिन्होंने जोधपुर बसाया था। जैसे इन्होंने मंडोर पे कब्जा किया था, जोधपुर उस टाइम था नहीं, तो मंडोर पे कब्जा कर लिया, जोधा भाग गए। फिर उसके बाद जो है इन सब को सुलझाने के लिए जो एक आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि 1453 में होती है। तो आवल और बावल, ठीक है, 2 लोग होते हैं। इसमें एक तो पहले जोधा है और कुंभा, यहाँ से मारवाड़ की तरफ से जोधा और मेवाड़ की तरफ से कुंभा, इन दोनों के बीच में संधि होती है। और संधि में क्या माना जाता है कि जो सोजत है पाली में, जिसकी मेहंदी भी फेमस है, वो मारवाड़ और मेवाड़ की बाउंड्री बनेगी। और ये जो मंडोर जो चुंडा ने कैप्चर किया था, वो कुंभा जोधा को रिटर्न कर देंगे। और कुंभा का एक बेटे का नाम रायमल है। रणमल अलग है, ये रायमल है। रायमल जो है कुंभा का बेटा, और जोधा की जो बेटी है श्रृंगार कंवर, इनकी शादी करा दी जाएगी। मैरिज अलायंस होते हैं ना, ताकि आगे कोई लड़ाई नहीं हो इसकी वजह से। फिर अब इनकी पॉलिटिकल कुछ अचीवमेंट देखते हैं। एक तो पहले सारंगपुर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ही जीत की वजह से जो है विजय स्तंभ का निर्माण होता है चित्तौड़ में। 9 मंजिला, आपको पता ही है, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या हुआ था, जो महमूद खिलजी है मालवा का। अब ये महमूद खिलजी कौन है मालवा का? आपने अभी पढ़ा था चाचा मेरा और मेहबा पवार। वो मेहबा पवार जो तीसरा बंदा था, वो मुगल की हत्या करके जो है मालवा भाग जाता है, और महमूद खिलजी उनको शरण देता था।
तो इस बात का जब कुंभा को पता चला तो सारंगपुर के युद्ध में इन्होंने जो है मोहम्मद खिलजी को जो है लड़ाई लड़ी और उस मेहपा पवार को सजा देने के लिए। तो यहाँ पे जो है कुंभा जीत जाते हैं और इस जीत में जो है एक विजय स्तंभ खड़ा करते हैं कि ऐसे कोई हमें जो है हमारे राजा को या अपने पिता को मार के भाग नहीं सकता इस जीत की खुशी में। फिर इन्होंने एक चंपानेर की ट्रीटी होती है एक। अभी चंपानेर की ट्रीटी कौन करेगा? एक तो यह हारा हुआ महमूद खिलजी मालवा का, जो महमूद शाह भी बोलते हैं, खिलजी जो भी है इनका, ये वैसे खिलजी है महमूद खिलजी। और गुजरात का जो कुतुबुद्दीन शाह है, गुजरात के तो पहले भी आक्रमण हुए ही है और आगे भी आक्रमण होते हैं, तो यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन शाह है गुजरात का, ये दोनों संधि कर लेते हैं और ये दोनों मिलके जो है बदनौर के युद्ध में कुंभा को लड़ाई के लिए बुलाते हैं। तो बदनौर कहाँ पे? भीलवाड़ा में 1457 में बैटल ऑफ बदनौर होता है, बदनौर की लड़ाई होती है। और इसमें जो है महमूद शाह महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह, ये दोनों इन दोनों का साथ एक सिरोही का जो राजा है सासमल देवड़ा, इन्होंने दिया था। तो ये 2 प्लस सासमल देवड़ा, इन तीनों ने मिलके जो है कुंभा पे अटैक किया था, लेकिन कुंभा ने इन तीनों को हरा दिया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? एक तो रणमल प्रोटेक्टर है, राघव देव को मार देता है रणमल। फिर चुंडा आते हैं, चुंडा फिर भारमली की हेल्प से जो है रणमल को मारते हैं। फिर मंडोर पे कब्जा करते हैं, आवल बावल की संधि होती है जिसमें सोजत पाली को बॉर्डर बनाते हैं। मंडोर जोधा को वापस दे देते हैं और इनका कुंभा का बेटा रायमल और श्रृंगार कंवर जोधा की बेटी, इनकी शादी होती है। फिर सारंगपुर का युद्ध होता है, बेटा पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी से लड़ाई लड़ता है। रीजन क्या था? मेहपा पवार। और इसमें जो है विजय स्तंभ की जीत की खुशी में विजय स्तंभ बनाते हैं चित्तौड़ के किले में। फिर एक चंपानेर के 2 ट्रीटी करते हैं, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह, ये गुजरात का था, ये दोनों, और शासमल देवरा, ये 3 मिलके बदनौर की लड़ाई में ये तीनों कुंभा पे अटैक करते हैं, लेकिन कुंभा जीत जाता है। अब इसकी कल्चरल अचीवमेंट देख लेते हैं। हमने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा है, तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ और गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज जैसे कई नामों से जाना जाता है। अब तो याद कर लो कि कीर्ति स्तंभ और विजय गरुड़ ध्वज ये इनके नाम है। 9 मंजिला है विजय स्तंभ, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करें तो तीसरे फ्लोर पे तो अल्लाह लिखा हुआ है और 5वें फ्लोर पे अल्टरनेटिव, चलो 1 3 3 के बाद 5, 5वें नंबर पे जो है जेता पुंजा नापा पोमा, ये 4 लोगों का नाम लिखा है। ये 4 लोग कौन है? ये इसके वास्तुकार है, विजय स्तंभ को जो कंस्ट्रक्ट करने वाले वास्तुकार है ये थे, इन्होंने बनाया था ये। तो नाम याद कर लो, जेता पुंजा नापा पोमा, ये 4 लोग, जेता पुंजा नापा पोमा, तो इन्होंने बनाया। और 8वें फ्लोर पे कोई भी मूर्तियां नहीं है, खाली कमरा है, कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है। इसके पास ही जो है कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति लगी है, कीर्ति प्रशस्ति। तो ये प्रशस्ति जो है अत्रि और महेश द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हर एक जो है इसके बाजू में एक भाटा सा लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, सारी जानकारी दे रखी है। तो ये प्रशस्ति जो है अत्रि और महेश ने बनाई थी, इनकी लिखी हुई है। और एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी हमने पढ़ी थी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश ने लिखी थी। जो ये महेश है यही कुंभलगढ़ की प्रशस्ति भी लिखते हैं। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने बनाया है, इनका इस किले का निर्माण कुंभा ने करा था। अब इनके टाइम पे कुछ और मंदिर भी बने थे। एक तो फेमस है रणकपुर का जैन मंदिर, जो रणकपुर का जैन मंदिर है 1444 खंभों वाला, और इसको बनाने वाले कौन थे? धनक शाह। तो बहुत धनी आदमी थे, तो इन्होंने 1444 खंभे लिए और इन्होंने जो है जैन मंदिर बनाया रणकपुर में, धनक शाह ने। और इसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था दीपक, तो डी से याद कर लो, धनक शाह दीपक, इन्होंने जो रणकपुर में जैन मंदिर का इनसे रिलेटेड है ये। फिर इन्होंने कुंभा ने जो है कुंभ स्वामी टेम्पल बनाया, एक मीरा टेम्पल भी है एक लिंगजिंग में, ये भी वही है। अब इनकी कुछ उपाधि देख लेते हैं। इनकी उपाधि में एक है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भारत के आचार्य जो है कुंभा को उपाधि है। एक तो हाल गुरु हो गया, एक दान गुरु हो गया, एक चाप गुरु हो गया, एक राणो रासो और हिंदू सुल्तान। हिंदू के सुल्तान है क्योंकि म्यूजिक में भी इनका इंटरेस्ट था।
राणो रासो हो गया, चाप गुरु हो गया, हाल गुरु हो गया, दान गुरु हो गया, अभिनव भट्टाचार्य। ये पूछा जाता है कि अभिनव भट्टाचार्य किनकी उपाधि है। अब इनके जो म्यूजिक, इनको क्या है, वीणा बजाना आता है, वीणा ये बजा लेते हैं। तो इनके गुरु का नाम सारंग व्यास है। अब ऐसे याद कर लो कि सारंग जी ने इनको वीणा बजाना सिखाया, सारंग जी ने वीणा बजाना सिखाया। और इनकी कुछ किताबें हैं, एक तो शुद्ध प्रबंध, तो एकदम शुद्ध प्रबंध, शुद्ध प्रबंध देख सकते हो, क्या अच्छा प्रबंध करने वाले, वैसे कुछ समझ लो, नाम याद करना है। 3 तो संगीत से स्टार्ट होते हैं, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा। फिर एक कामराज रतिसार, ये इनकी 5 किताबें हैं। और आर्ट एंड कल्चर में अगर एक किताबों से रिलेटेड पूछे तो ये पूछ सकते हैं कामराज रतिसार किनकी रचना है, तो कुंभा की है। तो शुद्ध प्रबंध, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार। इन्होंने कुछ टीका टिप्पणी होती है ना किसी किताब पे, अपने शब्द लिखना, तो इन्होंने एक तो रसिक प्रिया, हमने पहले ही पढ़ा था रसिक प्रिया के बारे में, एक बार नाम आ चुका है। तो रसिक प्रिया जो है गीत गोविंद, जो जयदेव की जो गीत गोविंद किताब है जो इन्होंने लिखी है, जयदेव ने गीत गोविंद बहुत फेमस है, इसके ऊपर इन्होंने रसिक प्रिया की एक टीका लिखी है। एक टीका इन्होंने चंडी शतक नाम की पुस्तक पे भी लिखी है, और एक इन्होंने संगीत रत्नाकर भी टीका लिखी है। तो 4 संगीत हो गए, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, और एक संगीत रत्नाकर। तो इसमें अभी अब क्या पढ़ा हमने, कल्चरल अचीवमेंट में विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज बोलते हैं, 9 मंजिला है, तीसरे फ्लोर में अल्लाह लिखा है, 5वें फ्लोर पे ये आर्किटेक्ट के नाम लिखे हुए, जैता पुंजा नापा पोमा। 8वें फ्लोर पे कोई आइडल नहीं है, इसके पास में एक प्रशस्ति लगी है, कीर्ति प्रशस्ति, इसको अत्री और महेश ने लिखा था। इसमें जो महेश है, इसने कुंभलगढ़ में भी एक प्रशस्ति लगी है, वो भी लिखी थी। एक टेम्पल बना था इनके टाइम पे, धर्णक शाह ने, दीपक के जो आर्किटेक्ट है उनकी मदद से, रणकपुर जैन टेम्पल में ये मंदिर जैन टेम्पल बनाया। 1444 खंबे है इसमें। कुंभा स्वामी टेम्पल है, मीरा टेम्पल है एकलिंगजिंग में। फिर इनके टाइटल थे अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु। 3 तो गुरु हो गए, राणो रासो हो गए, हिंदू सुल्तान हो गए। इनके म्यूजिक के गुरु सारंग व्यास है, वीणा सिखाया इन्होंने, सारंग ने वीणा सिखाया, सारंग जी ने। इनकी किताबें और है, शुद्ध प्रबंध है, फिर ये 4 है, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, और एक टीका संगीत रत्नाकर, हमने यहाँ पढ़ा। फिर एक कामराज रतिसार और है इनकी किताब। फिर इन्होंने 2 टीका और पढ़े थे हमने, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा था उनके ऊपर, और एक चंडी शतक के ऊपर टीका। अब इनके कोर्ट में कुछ स्कॉलर थे, उन्होंने भी कोई किताब लिखी थी। हमें 1000 से लेकर 1800 एडी के बीच में जितने भी किताबें लिखी, कितने भी स्कॉलर हैं, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कि आएगा सवाल तो इन्हीं में से ही आएगा। एक सवाल आप मान के चलिए कि इनका पक्का है। आप चाहो तो ना एक अलग पेज में जो जितने भी मैं लिख रहा हूँ इनको अलग से नोट करते जाओ। अब इसमें कोर्ट स्कॉलर कौन सा था, ये 3 तो याद कर लो क्या आप। एक तो खुद मंडन है, मंडन इनके कोर्ट में था, और एक इनका बेटा था गोविंद, और एक इनका भाई था नाथा। 3 ये थे। मंडन ने तो 2 किताबें तो यही लिखी है, रूप मंडन और कोडन मंडन। इससे आपको समझ आएगा मंडन का है। 3 इसमें पूछे जाते हैं कि वास्तुकार किसका है, वास्तु से रिलेटेड, देव मूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ। तो कौन से बच्चों के, वास्तुकार, देव मूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ, ये मंडन के हैं। एक बार जो है ऐसे ही मन में बोलो, मंडन, रूप मंडन, कोडन मंडन, फिर वास्तुकार। वास्तुकार पे वास्तु किससे रिलेटेड है, देवताओं की मूर्ति से रिलेटेड है। और ये मूर्तियां कब स्टेब्लिश करेंगे, कब बिठाएंगे, जब राज का वल्लभ हो, राज वल्लभ हो। ऐसे मिला के याद कर लो, वास्तु, देव मूर्ति, वीडीआर, डीआरवी, वीडीआर, ऐसे याद कर लो, क्योंकि ये 2 तो याद हो जाएंगे हमको। अगला है गोविंद, जो इनके मंडन के बेटे थे। इन्होंने 2 कर दे, एक तो उद्धार धोरिणी, कला निधि और द्वार दीपिका। इन्होंने उधार, ऐसे याद कर लो, उधार लिया, क्या लिया, अपने पिता से कला उधार ली इन्होंने, ठीक है। और वो कला जो है इन्होंने द्वार पे बनानी स्टार्ट कर दी, हर एक के दरवाजे पे जाके बनानी स्टार्ट कर ली। ऐसे याद कर लो, उधार, कला, द्वार, ये गोविंद के हैं। अगला है नाथा। नाथा जो है मंडन के भाई है,
इन्होंने एक ही लिखी है, नाथा की वास्तु मंजरी, नाथा की वास्तु मंजरी। अगला है कान्हा व्यास, इन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा है, एकलिंग महात्म्य व्यास जी की लिखी हुई है ये। मैंने हिंदी में भी दे रखा है वैसे, बोलते समय मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको तो ठीक रहेगा। मैं दोनों रीड करूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा इसमें। अगले इसके बाद आता है सांगा, कुंभा के बेटे सांगा। तो इनकी तो ज़्यादातर समय जो है लड़ाई में ही बीता था इनका समय। तो इन्होंने पहले तो बैटल ऑफ खातौली और बाड़ी, ये दो युद्ध लड़े थे, किनके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और इन्होंने जो है सांगा ने इब्राहिम लोदी, दिल्ली के सुल्तान जो इब्राहिम लोदी है, इनको हराया था। इब्राहिम लोदी कहाँ का? खातौली और बाड़ी। ऐसे आजकल लोग का इब्राहिम लोदी का खाता खत्म कर दिया था, और बाड़ी में इनका जो है इब्राहिम लोदी का एक बाड़ा बंदी कर दिया। वो दो ये जो लड़ाई है खातौली और बाड़ी, इन्होंने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट लड़ी थी 1517 और 19 के बीच में, ये दो लड़ाई थी। फिर एक जो है 1519 में इन्होंने गागरोन की लड़ाई लड़ी थी। गागरोन की लड़ाई क्यों लड़ी? क्योंकि इनका जो एक जो महमूद खिलजी करके थे सेकंड मालवा के, इन्होंने जो है चंदेरी के जो मेदिनी राय है इन पे आक्रमण कर लिया था। तो मेदिनी राय जो है सांगा के पास शरण में गए, और शरण की वजह से जो महमूद खिलजी जो है लड़ाई की धमकी देने लगे। तो बोलो, फिर सांगा ने कहा ठीक है आ जाओ। तो गागरोन के बैटल ऑफ गागरोन लड़ी गई महमूद खिलजी और सांगा के बीच में। इनको बचाने के लिए मेदिनी राय, वो भी चंदेरी के राजा थे ये मेदिनी राय, इनको बचाने के लिए। फिर एक बैटल ऑफ बयाना लड़ा था भरतपुर तक। ये एक से राजा था जो भरतपुर, आपको पता है कि कहाँ पर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ऊपर तक राजस्थान के अपने, वहां तक ये पहुंच गए थे लड़ने के लिए। इस बार इन्होंने जो है बाबर से लड़ाई लड़ी थी, और इसमें भी इन्होंने बाबर को हरा दिया था। तो जैसे आजकल बयाना भरतपुर बाबर, ट्रिपल बी है, 3 बी है, बयाना भरतपुर बाबर, सांगा ने हरा दिया था। और इसकी डेट थी 16 फरवरी 1527। जैसे समझ लो वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद ही लड़ने चले गए थे ये। और फिर उनको जो है एक बैटल और लड़ी थी, बैटल ऑफ खानवा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल आने के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तब अगले अगले ही महीने, 1 महीना 1 दिन बाद, यानी कि 17 मार्च 1527, कहीं के 16 मार्च भी लिखा रहता है। अब ऐसे याद करो कि 17 और 16 मार्च के जो है लड़ाई स्टार्ट हो गई थी सांगा और बाबर के बीच में। इसमें बाबर जो है वो जिहाद का नारा देता है, और जो है बहुत सारे टैक्सेस कम करने की बात करता है। वो अपनी जो सेना है उनको मोटिवेट करता है कि हम जो है इस बार जो है पूरा चित्तौड़ पे सब पे कब्जा कर लेंगे। तो उसके विरुद्ध में जो सांगा क्या करते हैं कि जो राजपूत रूलर थे उस समय के, उनको पाती पर्वण के लिए बुलाते हैं। पाती पर्वण एक प्रथा होती है कि हम सब मिलके लड़ेंगे अपने एक दुश्मन से। एक लेटर लिखते हैं कि मैं आपको पाती पर्वण के लिए बुलाता हूँ, आप आइए, हम साथ में मिलके जो है इनसे लड़ेंगे। तो पहले कौन आएगा इनके पास लड़ने के लिए, साथ में लड़ने के लिए? एक तो मेदिनी आएंगे चंदेरिया के, क्योंकि इनकी तो इन्होंने हेल्प करी थी ऊपर जागरण की लड़ाई में। फिर एक पृथ्वीराज कछवाहा आएंगे, कछवाहा आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा। फिर कल्याणमल आएंगे बीकानेर के। ऐसे याद करना, कल्याण का के और बीकानेर का के मिला लेना, कल्याणमल बीकानेर के। मालदेव आएंगे, ये हम इनको हमको पढ़ना है मालदेव को, ये भी 6 राजाओं में से एक है। तो मालदेव जोधपुर के आएंगे। वीरमदेव आएंगे मेड़ता के, मेड़ता नागौर की इस तरफ आपको पता ही है। वीरमदेव आएंगे। अखीराज देवड़ा सिरोही के अखीराज देवड़ा। और हसन का मेवाती, मेवात रीजन के आपको पता है, मेवात अलवर भरतपुर वाले उस तरफ के आगे के एरिया को मेवात कहते हैं। तो वहां से जो है हसन का मेवाती लड़ेंगे। और एक इब्राहिम लोदी का भाई है महमूद लोदी, वो भी आता है। वो क्यों आएगा? क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के जो है सत्ता ले ली थी दिल्ली की सल्तनत। तो उसका भाई जो है ट्राई यहाँ पे कर रहा था कि बाबर हार जाएगा तो फिर दिल्ली पे फिर से बैठ सकूँ। तो महमूद लोदी उसके आते हैं। तो मेदिनी राय हो गए चंदेरिया के। हमको नाम याद रहने चाहिए, इसमें ऑप्शन में आ सकता है सवाल की कौन कौन आया था कौन नहीं आया था। क्योंकि ये ऐसा टाइम था जब पहली बार जब कोई राजपूत रूलर एक साथ मिलकर किसी एक दुश्मन के लिए लड़ रहे थे।
और पृथ्वीराज कछवाहा, कछवाहा आपको पता ही कि आमेर के ही है। कल्याणमल जो बीकानेर के हो गया, मालदेव जोधपुर का है ही, विरमदेव मेड़ता, अक्षीराज सिरोही के, हसन का मेवाती, मेवात के हसन खान, और महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई। इस लड़ाई में जो है बाबर जीत जाता है। सांगा की मृत्यु हो जाती है कल्पी गांव में। एक कल्पी एक जगह है, वहां पे जो है सांगा की मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि जो है मांडलगढ़ में बनाई जाती है। कल्पी याद कर लो, कल्पी और मांडलगढ़। अब इनके बाद जो है विक्रमादित्य आते हैं। और इस समय जो है गुजरात के बहादुर शाह, इनका आक्रमण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस समय जो दूसरा शाखा होता है चित्तौड़ का, इस समय बहादुर शाह गुजरात के अटैक करते हैं। विक्रमादित्य छोटे थे तो उनकी माँ जो है उनकी प्रोटेक्टर बन गई थी, कर्मावती। हमें पता ही होगा, अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है कहीं पे भी तो हमें पता है कि कर्मावती जी है जो है जौहर करती है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी कि मैं आपको भाई मानती हूँ, आइए मुझे गुजरात के राजा से बचाइए, हमारे राज्य को बचाइए। तो हुमायूं जो है किसी और लड़ाई में बिजी रहता है तो वो आता नहीं है। फिर इनको लड़ना होता है तो कर्मावती जो है इस समय जौहर करती हैं और केसरिया जो है बाघ सिंह जी करते हैं, देवलिया के बाघ सिंह जो है केसरिया करेंगे और कर्मावती जौहर करेंगी। और इसमें जब एक बाघ सिंह जी की मृत्यु होती है तो इनकी जो छतरी है पांडुपोल चित्तौड़ में बनाई जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि बाघ सिंह जी जो सेकंड शाखा में मरे हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो शौर्य से लड़के मरे हैं, उनकी छतरी कहाँ पर है? पांडुपोल चित्तौड़ में है। और इनके बाद जब एक पन्नाधाई का भी नाम आता है, जो उदय सिंह थे वो छोटे से बच्चे ही थे, तो इनको मारने के लिए ना साजिशें रचने लगे थे। तो उस समय मेवाड़ के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए पन्नाधाई अपने बच्चे के बलिदान करके अपने साथ ले जाती है उदय सिंह को, कुछ समय तक उनको पालती है और इस समय जब बनवीर से इनको बचाने के लिए करती है। ये बनवीर कौन था? पृथ्वीराज जो है, जो सांगा थे, सांगा के एक बड़े भाई भी थे, तो उन्होंने क्या सांगा को मारने की कोशिश करी थी। तो उनका जो बेटा है बनवीर, वो जो है आगे फिर से जो है कब्जा करने के लिए एक और ट्राई करता है, उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है। तो बनवीर को जो है बचा के उदय सिंह को पन्नाधाई ले जाती है अपने साथ। अगला उदय सिंह है। यह उदय सिंह वही है जिनके नाम पे जो है उदयपुर शहर बना था 1559 में। इन्होंने बैटल ऑफ माउली लड़ी थी। जब बनवीर उदय सिंह वहां से हट जाते हैं तो जो बनवीर है वो कुछ समय के लिए शासक बन जाता है। तो इसमें जो है जो जोधपुर के मालदेव है ये उदय सिंह की हेल्प करते हैं बनवीर को हराने में, और फिर उदय सिंह जो है राजा बन जाते हैं। और फिर ये इसके बाद जो है इन्होंने उदयपुर के एक उदयपुर पूरा शहर बसाया था और उसके पास ही उदय सागर लेक भी इन्होंने बनवाई थी। इनके टाइम पे फिर वापस एक और शाखा होता है, एक विक्रमादित्य के टाइम पे हो गया, ठीक है, और अब तीसरा शाखा इनके टाइम पे होता है उदय सिंह जी के टाइम पे। इस समय जो है अकबर अटैक करता है चित्तौड़ पे। तो इसमें जो जौहर करती है वो करती है फूल कवर। फूल कवर कौन थी? जो केसरिया करने वाले दो थे, जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता केसरिया करते हैं और पत्ता की जो पत्नी है वो जो है फूल कवर जी जो है जौहर का नेतृत्व करती है और जौहर को करती है। तो केसरिया जो है जयमल और पत्ता करते हैं। जयमल कौन थे? मेड़ता के राजा थे। और पत्ता आमेट जो राजसमंद में है, इनके जो है सामंत थे। राजसमंद में जो आमेट है उसके सामंत थे ये। तीसरा शाखा कौन कर रही है? फूल कंवर जी कर रही है जौहर, और केसरिया कर रहे हैं जयमल और पत्ता। इसमें एक नाम और आता है कल्ला राठौड़ का। हमने लोक देवता पढ़ा होगा, 4 हाथों के देवता कल्ला राठौड़, 4 हाथ वाले। ये 4 हाथ वाले कैसे होते हैं? जब
जयमल को चोट लग जाती है तो उनको उठा के कल्ला राठौड़ अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। तो 2 हाथ ऊपर से जयमल लड़ रहे हैं और 2 हाथ नीचे से कल्ला राठौड़ लड़ रहे थे। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो शौर्य दिखाया था अपना, इसलिए इनको जो 4 हाथ के देवता भी कहा जाता है, इनको वहां पे पूजा जाता है। और जयमल और पत्ता जिस बहादुर से लड़े थे तो अकबर ने भी उनकी बहादुरी देखी और उसको सराहने के लिए इनकी जो मूर्तियां हैं आगरा के किले में लगाई हैं। तो आगरा के किला में जयमल और पत्ता की मूर्ति लगाई है, जयमल और पत्ता जिन्होंने केसरिया किया था।